हेलो एवरीवन, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले चीज़ समझिएगा, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे ओशियंस है। तो आप क्या देख रहे हैं, अर्थ का सरफेस इवन नहीं है, अनइवन है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं फ्लैट है, कहीं टिल्टेड है, कहीं अपलिफ्टेड है। तो ये अनइवन क्यों है? बिकॉज इट कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज, मतलब कुछ इंटरनल फोर्स वर्क कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनइवननेस आ रही है। वो क्यों आ रही है उसके बारे में हम ग्रेजुअली समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए व्हाट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। द एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज causing physical stresses and chemical actions on earth surface and bringing about the change in the configuration of earth arc is called geomorphic processes। देखिए क्या बोला इसने, ये अर्थ है, कह रहा है कि एंडोजेनेटिक कुछ फोर्स लगे। एंडोजेनेटिक फोर्स मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म, ये फोर्स एंडोजेनेटिक लगे। कुछ एक्सोजेनिक फोर्स लगे, मतलब एक्सोजेनिक फोर्स बोले तो एयर, वाटर, आइस, विंड ने यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे वर्क किया तो इरोजन हो गया यहाँ पर। तो ये सारे चीज़ें काम कर रही है, तो इससे क्या होगा? फिजिकल स्ट्रेस आएगा, केमिकल चेंज आएगा। किस तरह से? अब मान लीजिए वोल्केनो आया तो यहाँ पे चेंज होता है ना, यहाँ पे मास मूवमेंट हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक्स हुई, ये प्लेट इधर गई, ये इधर गई, तो इसमें ऊपर चेंज आएगा। दो प्लेट एक साथ आई तो माउंटेन्स बनेंगे। तो और यही चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, इरोजन हो रहा, तो ये चीज़ यहाँ से चली जाएगी, गायब हो जाएगी, यहाँ पे न्यू टाइप का लैंड फॉर्म बन जाएगा। तो इससे हो क्या रहा है, जो अर्थ की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज आ रहा है। कहीं पे फ्लैट सरफेस, माउंटेन बन रहे हैं, माउंटेन डेनुडेशन के द्वारा फ्लैट हो रहे हैं। तो इस सारे प्रोसेस को बोला जाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। देखिए, जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होते हैं? एयर, वाटर, आइस, विंड, करंट, जो हमने बात की थी ना, एक्सोजेनिक फोर्स थे, उस पे जो ये फैक्टर होते हैं, ये वर्क करते हैं, तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस प्रोसीड होता है। ठीक है, अब वो ठीक है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब ये किन किन प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस होता है उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। एंडोजेनेटिक प्रोसेस, ड्यू टू वेरिएशन इन थर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन the crustal thickness and strength varied, so tectonically controlled origin crustal surface is uneven। देखिए इसको समझते हैं, ये अर्थ है, हमने पढ़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नीचे। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है। हीट से क्या? टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे अलग टेम्परेचर, यहाँ पे अलग टेम्परेचर, और ये जब अलग अलग हो रहा है तो मूवमेंट होगी अंदर से कुछ ना कुछ, और उन मूवमेंट्स का असर यहाँ से, मतलब ये मूवमेंट हुई, ये जो क्रस्ट है यहाँ पे कहीं थिक हो जाएगी, कहीं थिन हो जाएगी, और कहीं पे ये इवन, कहीं पे माउंटेन बनेंगे, कहीं पे प्लेटू बनेगी। वही बात है, तो ये एंडोजेनेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, बात वही है, बस बोलने का तरीका अलग है, या बोल सकते हैं मैं दोबारा बता रहा हूँ वही चीज़ें। अब दूसरा डायस्ट्रॉफिज्म कहता है। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है? देखिए, डायस्ट्रॉफिज्म की बात करते हैं तो ये होता है all the process that move, elevate or build up the portion of earth crust come under the diastrophism। मतलब जिस भी चीज़ से अर्थ की क्रस्ट है ना, वो मूव कर जाए, एलिवेट हो जाए, बिल्ट अप हो जाए, कोई हो सकता है कि थोड़े पोर्शन में या बहुत बड़े पोर्शन में, जो भी ये चेंज हो रहे हैं ना उस अर्थ की क्रस्ट में, मूव हो जाए, एलिवेट हो जाए, बिल्डअप, इसको हम डायस्ट्रॉफिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह से अर्थ पर होता है। देखिए, एक होता है ओरोजेनिक, एक एपिरोजेनिक। ठीक है, ओरोजेनिक का मतलब समझते हैं, इट इन्वॉल्व्स द माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब ओरोजेनिक का जहाँ भी नाम आए ना, उसका मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग। और ये होगा कैसे? एक ये टकराए, यहाँ पे फोल्ड बन गए, तो यहाँ फोल्डिंग हो, और ये फोल्डिंग कहाँ बनेगी? लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। एक ऐसे लॉन्ग और नैरो बेल्ट होगी, वहाँ पे ये प्रोसेस होगा। मान लीजिए छोटा सा ओशियन, एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ से एक प्लेट आई, यहाँ से प्लेट आई, इनको क्रश किया और यहाँ पे माउंटेन बन गए। तो ये माउंटेन ये नहीं बहुत दूर तक, अब हिमालय की बात करेंगे हम, तो कितनी दूर में? एक लॉन्ग और नैरो बेल्ट तो है, मे बी मतलब बोल सकते 2 किलोमीटर से
5-7-8 किलोमीटर, 20 कहीं 15 किलोमीटर मान लीजिए, ज़्यादा है, कहीं 50 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, वो अलग अलग है। एग्जैक्ट डाटा पे मत जाइए, चीज़ों को समझिए। तो क्या नैरो और लॉन्ग बेल्ट है वो, देखिए है, वो है ओरोजेनिक प्रोसेस। एपिरोजेनिक प्रोसेस क्या है? इट इन अपलिफ्टिंग एंड वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब ये अर्थ क्रस्ट है, मान लिए इसका बहुत लार्ज पार्ट है, वो या तो अपलिफ्ट हो गया, मतलब अपलिफ्ट, थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया, कहीं पे डाउन हो गया, ठीक है, कहीं पे ये मोल्ड हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, मतलब वहीं पे माइनर सा जैसे प्लेटू टाइप का, मतलब थोड़ा सा एलिवेटेड हो गया, तो ये एपिरोजेनिक प्रोसेस। अब देखिए तीसरा अर्थक्वेक्शन। अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी इट इन्वॉल्व रिलेटिवली माइनर मूवमेंट। तो रिलेटिवली माइनर मूवमेंट का मतलब अर्थक्वेक यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ हुआ, तो ये सिर्फ इस पोर्शन पे से डालेगा 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए होगा और बहुत माइनर मूवमेंट होगी। ये भी डायस्ट्रॉफिज्म में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं ओरोजेनी और एपिरोजेनी है, वो हमने पढ़ ली, पर एक डिफरेंस के रूप में दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ओरोजेनी में क्या हो रहा था? क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म इनटू फॉल्ट्स, माउंटेन्स बन रहे थे इतने बड़े बड़े। एपिरोजेनी में क्या? सिंपल डिफॉर्मेशन, कुछ ये पार्ट है थोड़ा सा ऊपर उठ गया, थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड हो गया, मोल्ड हो गया सॉरी, और ये यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, बस इतना सा हो रहा है, या ऊपर आ गया, या ये समझिए कुछ यहाँ पे पहले क्रस्ट इतनी थी, कुछ प्रोसेस हो रहे थे और ये इसकी ये इधर इतना इतना बढ़ गया, मतलब समझ गए किस तरह हुआ। वो अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं अर्थ की, सारी मूवमेंट्स को मिक्स करेंगे में वोल्केनिज्म, प्लेट टेक्टोनिक्स, इनके सब के थ्रू एपिरोजेनी हो रहा है, और ओरोजेनी भी इसी का पार्ट है, बट इनका टाइम और इनका होने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब ओरोजेनी का मैंने पहले बोला मतलब क्या? माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, और एपिरोजेनी क्या है? कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट, कोई कॉन्टिनेंट स्क्वीज हो जाएगा, कोई एक्सपैंड हो जाएगा, ये सब एपिरोजेनी में। और एपिरोजेनी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है एज कम्पेयर टू ओरोजेनी, दोनों ही लॉन्ग ही प्रोसेस है, मतलब काफ़ी टाइम पीरियड लगता है, पर ये रिलेटिवली थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि कॉन्टिनेंट को बनने में ज़्यादा टाइम लगा एज कम्पेयर टू फोल्ड। इतना डिफरेंस नहीं है, बट तो रिलेटिवली बात करें तो थोड़ा सा है, ठीक है। अब एक्सोजेनेटिक की बात करते हैं हम लोग। देखिए जो भी अर्थ के ऊपर मूवमेंट हो रही ना, उसको एनर्जी सन से मिलती है, बात याद रखिए। तो इसी तरह एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, उसको भी जो एनर्जी मिल रही है डिराइव करने के लिए सन से मिल रही है, और उस एनर्जी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखिए क्या है? जो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर है, ये दो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के ऊपर। अब ये बात समझ में, एक्सोजेनेटिक की बात समझ में, एक्सोजेनेटिक कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डेन्यूडेशन प्रोसेस है, ये डेन्यूडेशन प्रोसेस हो रहा है किस चीज़ का? डेन्यूड होना, मतलब टूटना, सुकड़ना, रॉक का अलग होना, वो है डेन्यूडेशन प्रोसेस। इसमें 3 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं हम, 3: वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन। सबसे पहले वेदरिंग देखिए। वेदरिंग क्या है? ये इसका फोर्स क्या है जो वेदरिंग होने का? ग्रेविटेशनल, मोलिकुलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शन। या तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, या कोई इनके अंदर जो मॉलिक्यूल बाइंड थे ये बाइंडेशन कमज़ोर हो जाए, क्रैक्स बन जाए, वो केमिकल एक्शन, कोई वाटर इसके अंदर आ गया और इसकी और ये जो वाटर आ गया या कोई केमिकल एक रिएक्शन हो गई तो ये फिर लूज पड़ जाए, वो उसके पीछे वेदरिंग है। मास मूवमेंट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डायरेक्टली, और कोई और चीज़ नहीं वर्क करती, मास मूवमेंट मेनली ग्रेविटेशनल पे। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से कोई चीज़ छूट के यहाँ चली गई, वो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन है। उसका ड्राइविंग फोर्स है काइनेटिक एनर्जी, जो चीज़ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में का ड्राइविंग फोर्स होगी। मे बी रनिंग विंड है, रनिंग वाटर है, सॉरी विंड तो रनिंग होती है, विंड है, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर्स है जो मूव कर रहे हैं, ग्लेशियर्स जो मूव कर रहे हैं उस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं। वेदरिंग क्या है? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स through the actions of various element of weather and climate, that is weathering, और here very little or no motion of material take place। ये है इस रॉक का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसमें क्रैक गिर आए और ये टूट गया, और या केमिकल डीकम्पोजिशन हो गया, ये डीकम्पोज होना स्टार्ट होगी। किससे? वेदर या क्लाइमेट के इम्पैक्ट से। मे बी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, या
टेम्परेचर चेंज हो गया या प्रेशर ज़्यादा हो गया या और भी क्लाइमेट जो भी फैक्टर हैं जितने भी हम उनको इंक्लूड कर मान लीजिए, उनसे जो चेंज हुआ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया, तो उसे हम बोलते हैं वेदरिंग। मतलब इसमें क्रैक आए और ये यहाँ पे टूट गया और टूट के यहाँ गिर गया, देखिए यहीं पे कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स यहाँ गिरने लग गए, तो वो वेदरिंग है। एक बात याद रखिएगा, वेदरिंग में ये जो टूटे हुए पार्टिकल्स हैं ना, जो डेन्यूड पार्टिकल्स हैं, ये इनका मोशन नहीं होता है, या होगा तो वेरी लिटिल मोशन होगा। ये अपने यहाँ गिरे तो यहीं पेंगे, हो सकता है थोड़ा मोशन इतना हो जाए, मतलब माइनर समझ लें 5 मीटर 10 मीटर, ज़्यादा 20 मीटर तक हो सकता है, पर ज़्यादा दूर तक मोशन नहीं होता। यह समझिए इनमें मोशन होता ही नहीं, ये समझ के चलिए, होगा तो वेरी लिटिल होगा, ठीक है। अब देखिए ये दो तरह से होते हैं, एक होता है अनलोडिंग और एक्सपेंशन, दूसरा टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। अब ये चीज़ है क्या, रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक लोड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड इरोजन cause vertical pressure release with result that upper layer of rock expand and produce disintegration of rock mass। देखिए ये कोई रॉक थी, इसके यहाँ इरोजन हो रहा है, मान लीजिए इरोजन हो रहा है कुछ और फैक्टर के साथ, इरोजन आगे पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ इरोजन हो रहा है इस पर, ये क्योंकि सारे फैक्टर एक साथ वर्क करते हैं, याद रखिएगा, इरोजन वेदरिंग ये, ठीक है, कहीं कहीं मतलब कंबाइंड फैक्टर होते हैं, मतलब बात है, पर इनको हम पढ़ अलग अलग उसमें रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ इरोजन हो रहा है, तो यहाँ क्रैक आए, और जब क्रैक तो आए, यहाँ इरोजन हो रहा है, और ये जो प्रेशर था ना इस रॉक ओवरलाइंग रॉक का, ये रिलीज होगा, और जब ये रिलीज होगा तो ये चीज़ ये रिलीज होगा तो ये रॉक क्या, ये एक्सपेंड हो जाएगी, अपर लेयर ऑफ रॉक एक्सपेंड हो जाएगी, और जब एक्सपेंड होगी तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक मास होगा। यही अनलोडिंग और एक्सपेंस, अनलोडिंग होती है और इससे एक्सपेंशन होता है, यही होता है। अब इससे एक जो स्ट्रक्चर बनेगा, सॉरी लैंडफॉर्म बोल रहा, और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्सोफोलिएशन डॉम्स ड्यू टू स्मूथ राउंडेड डॉम्स। तो एग्जाम में बोला जाएगा स्मूथ राउंडिंग डॉम्स फॉर्म्ड ड्यू टू अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन डॉम। ये कैसे होते हैं, ये देखिए ये इससे अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे इरोजन हो रहा होगा, कहीं ऊपर हो रहा होगा, किसी भी फैक्टर के थ्रू इरोजन हो रहा होगा, ठीक है, ये विंड से या किसी तरह से भी होगा। क्या, ये प्रेशर रिलीज होगा ऊपर से, तो प्रेशर रिलीज हो, ये मटेरियल हट जाएगा, और जब प्रेशर रिलीज होगा तो क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, देखिए ये जी क्रैक आ गए और ये मटेरियल नीचे गिरेगा, तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसे बोलते हैं एक्सफोलिएशन डॉम। तो ये अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन है। अगला टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। देखिए ये वही एक रॉक है, इसमें हीट हुई, टेम्परेचर बढ़ा, फिर टेम्परेचर कम हो गया, बढ़ेगा तो क्या होगा, रॉक क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुई, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, एक्सपेंड हो गई। इसे काम कर रहे हैं दोनों चीज़ें, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होने से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो एक्सपेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो ऊपर जो रॉक की परतें थी वो खुलनी स्टार्ट होगी, क्रैक्स खुलने स्टार्ट होंगे, तो गिरना स्टार्ट हो जाएगा माल नीचे, तो इससे भी एक स्ट्रक्चर जो रह जाएगा ना उसके बाद, तो उसे बोला जाता है टॉर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये है टॉर। देखिए एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर, और जो वेदरिंग होगी तो ये नीचे गिरेंगे और उसमें ये स्ट्रक्चर रिमेन रह जाएगा, उसको बोलते हैं टॉर, और ये मेनली ड्राई क्लाइमेट और हायर एलिवेशन पर होता है, ठीक है। अब हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ लिया, ये फिजिकल वेदरिंग है, देखिए, ठीक है। अब केमिकल वेदरिंग देखिए, अब मान लीजिए कोई भी ये जैसे रॉक्स हैं, इनमें वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसकी एसिड के साथ, इसकी किसी और के साथ हो रही है, तो क्या होगा, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी किसी भी रॉक के अंदर, तो होगा क्या, अपने आप वो रॉक कमज़ोर पड़ेगी और बढ़िया तो डिजोल हो जाएगी या डिकम्पोज हो जाएगी फाइनल रॉक में, जैसे ऐसे ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। वो जैसे कोई भी चीज़ें केमिकल रिएक्शन होगी तो लूज तो पड़ेंगे उसके बाइंडिंग पार्टिकल्स, और वो लूज होगी, उसे बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग, आपने कभी कभी कुछ रॉक्स के ऊपर एल्गा देखी होगी, काई देखी होगी जिसे हम बोलते हैं, तो अब वो बाइंड करेगी, जब बाइंड करेगी उस रॉक को, तो कुछ टाइम के बाद उसकी बाइंडिंग से जो अपर जो पार्ट है रॉक का, जैसे ये देखिए, वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये रॉक यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाएगी और वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म, टर्माइट, ये भी होते हैं, और दे इनहांस द डिकाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक्स।
अब एक बात फिर याद रखिए, वेदरिंग में मौसम नहीं होता है, लिटिल मौसम होगा तो भी। सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, अगर वेदरिंग हो रही है तो कुछ चीज़ें नीचे कर रही हैं तो सॉइल बनेगी। सॉइल बनती कैसे, बहुत से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में सॉइल फॉर्मेशन होते हैं। रॉक गिरी है, फिर और टूटेगी, फिर और टूटेगी, और टूटेगी, और फिर एक सॉइल के रूप में आएगी। और जब सॉइल के रूप में आएगी तो वेदरिंग क्या है, वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और बायोडाइवर्सिटी भी डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ वेदरिंग के ऊपर, ये डेप्थ है सॉरी, ठीक है, डिपेंड आएगा ये ऑफ है वेदरिंग के ऊपर। मैं पीपीटी में करेक्शन कर दूंगा, तो ये वेदरिंग के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जो रॉक बनेगी उसी के बेस पे डिसाइड होगा कौन से प्लांट, कौन से ऑर्गेनिज्म और किस तरह की चीज़ें वहाँ पर फ्लोरिश हो सकती है, ठीक है। ये है वेदरिंग के बारे में। नेक्स्ट, मास मूवमेंट। Mass movement transfer the mass of rock debris down the slope under the direct influence of gravity, not by geomorphic agent like water, air and wind. ओके, देखिए क्या बात, सबसे बड़ी बात समझिएगा, मास मूवमेंट का मतलब होगा कि इसके अंदर जो डेब्रिस जो रॉक का गिरेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिरेगा, कि ग्रेविटी नीचे की ओर अट्रैक्ट करती है, उससे जो रॉक डेब्रिस फॉल डाउन होगा स्लोप के ऊपर, वो मास मूवमेंट है, ना कि वाटर, एयर एज अ जियोमॉर्फिक एजेंट इस पे काम नहीं करते। तो ये डिफरेंस मास मूवमेंट और वेदरिंग में, वेदरिंग के अंदर अलग था, ये काम कर रहे थे लोग कि भाई टेम्परेचर बढ़ा घटा, प्रेशर, केमिकल चेंज हुए, वो हुए, वाटर रिएक्शन हुई। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण जो नीचे गिरेगा उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। और वेदरिंग इज नॉट ए प्रीरिक्विसाइट फॉर मास मूवमेंट, दो इट एड्स मास मूवमेंट, ठीक है। इसका मतलब समझिए, देखिए ये नॉट प्रीरिक्विसाइट का मतलब क्या है, अगर किसी रॉक पे वेदरिंग हो रखी हो या ना हो रखी हो, मतलब हो रखी हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हो रखी होगी तो ग्रेविटी जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो ज़्यादा रॉक डेब्रिस नीचे पड़ेगा। पर ज़रूरी नहीं कि वो हो रखी हो, ना हो रखी हो ज़रूरी नहीं होता, पर हाँ हो रखी हो तो इसका फ़ायदा मास मूवमेंट को मिलता है, बस इतना समझिए। तो 3 तरह की जो मास मूवमेंट है, अलग अलग फॉर्म है, हीव, फ्लो, स्लाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट क्या होते हैं। स्लो, एक क्रीप, एक सोलिफ्लेक्शन। अगर मूवमेंट अलोंग मॉडरेटली स्टीप सॉइल कवर्ड सल, कोई स्टीप, मॉडरेटली स्टीप स्लोप है, ठीक है, मॉडरेटली है, ठीक है, इसको वैसे बना लीजिए, और इस पे सॉइल कवर है, इसके ऊपर रॉक है, अगर यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है ना रॉक, यहाँ की रॉक की, उसे बोलते हैं हम क्रीप। और इस तरह की मूवमेंट में वाटर एज ए मीडियम की नीड नहीं होती क्रीप के अंदर, बस कोई चीज़ है वो ग्रेविटी के इम्पैक्ट से नीचे आ रही है, उसको बोलते हैं क्रीप। सोलिफ्लक्शन, ठीक है, सोलिफ्लक्शन क्या होता है, स्लो डाउन स्लोप फ्लोइंग सॉइल मास और फिक्स ग्रेन्ड विद वाटर, ठीक है, मतलब पानी के साथ कोई धीरे धीरे कोई मूवमेंट हो रही है सॉइल की, उसे हम बोलते हैं सोलिफ्लक्शन। और ये मेनली ह्यूमिड टेम्परेट रीजन में होती है सोलिफ्लक्शन है, ठीक है, बस इतना काफ़ी है इसके लिए। अब रैपिड मूवमेंट देखिए, 3 तरह की है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, एवलांचे। देखिए अर्थ फ्लो क्या है और मड फ्लो, देखिए अर्थ फ्लो आ रहा है, कोई अर्थ पानी के साथ आ रही है, ठीक है, आ गई, ठीक है, नीचे, ये अर्थ फ्लो है। मड फ्लो क्या है, थोड़ी कॉम्पैक्टेड जो सोइल है ना, वो मड की फॉर्म में वाटर के साथ नीचे फ्लो कर रही है, उसे हम बोलते हैं मड फ्लो, ठीक है। एक तरफ मड देखा होगा, उसकी तरफ वो फ्लो करना, सोइल जैसे सिंपल गिर रही हो वो सोइल फ्लो समझिए, और जो मड की फॉर्म में सोइल कॉम्पैक्ट सा होके और उसकी मड की तरह गिर रही हो, उसको मड फ्लो बोलते हैं। और थर्ड एवलांचे में क्या है, ये ह्यूमिड रीजन में ज़्यादा होगा, और ये वेजिटेशन कवर हो या ना हो ज़रूर नहीं, वहाँ पे जरूर, जैसे कोई माउंटेन देखा होगा, वहाँ पे वेजिटेशन कवर हो तो भी हो सकता है, नहीं हो तो भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये होगा ज़्यादा, ये ह्यूमिड रीजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये होगा कहाँ, अकर इन नैरो ट्रैक ऑन स्टीप स्लोप, कि कोई ये स्टीप स्लोप है, स्टीप एकदम स्टीप है, और इसका जो नैरो ट्रैक है ना, यहाँ पे मेनली ये ज़्यादा होता है एवलांच से। और दीज आर रैपिड मूवमेंट डिपेंड ऑन फ्लो ऑफ वाटर, ये मैंने पहले बोला, इसमें फ्लो ऑफ वाटर था, इसमें फ्लो ऑफ वाटर, और इसमें भी फ्लो ऑफ वाटर होगा, तब इन तीनों को, इसलिए रैपिड मूवमेंट है, और तीनों में फ्लो ऑफ वाटर होता है। और इनके बारे में आगे देखिए, लैंडस्लाइड।
अब वो भी रैपिड मूवमेंट थी और लैंडस्लाइड भी रैपिड मूवमेंट, बट ये रिलेटिवली रैपिड और परसेप्टिबल मूवमेंट है। बट मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ मटेरियल ड्राई होगा। उन तीनों के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर एज ए मीडियम फ्लो था, लेकिन इसमें ड्राई होगा। ये एक्चुअली दो टाइप का है, स्लम्प्स और डेब्रिस स्लाइड। देखिए स्लम्प क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए है तो वेदरिंग का टाइप, इसमें क्या है, कोई रॉक, ये रॉक डेब्रिस है, ठीक है, ये नीचे गिर गया हो, तो जो इसके पीछे जो रॉक्स थी ना, ये उस पे भी इम्पैक्ट डालेगा, ये भी नीचे की तरफ स्लाइड होगा, ये भी, तो ये बैकवर्ड रोटेशन होगा इसके अंदर। मतलब एक गिरी तो दूसरे पीछे के जो है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तीसरी पे, चौथी पे से, तो ये बैकवर्ड रोटेशन करेगा। स्लीपिंग ऑफ 1 और 7 यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस विथ ए बैकवर्ड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्लोप ओवर विच मूवमेंट टेक प्लेस। और डेब्रिस स्लाइड क्या है, ये भी स्लम्प ही एक तरह से, बट इसमें बैकवर्ड रोटेशन नहीं होगी और इसमें जो ड्रॉप होगा वो नियरली वर्टिकल, ये ड्रॉप है, सॉरी ड्रॉप लिख रखा है, मैं इसको चेंज कर दूँगा, ड्रॉप इज नियरली वर्टिकल, ठीक है। मतलब ये गिर गया, वर्टिकल हो गया, तो जो पीछे है ना, जो रॉक से इसके अटैच है, उन पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बैकवर्ड रोटेशन नहीं होगी, ये वर्टिकली गिर गया तो इनके ऊपर अलग इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट इन पे नहीं गिर पड़ेगा। तो इसमें बैकवर्ड रोटेशन नहीं होती, इसमें होती है। ये वेदरिंग के दो टाइप है, स्लम्प्स एंड डेब्रिस। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये देखिए लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं, ये तो न्यूज़ में बहुत देखा होगा लैंडस्लाइड। स्लम्पिंग ये देखिए मैंने देखा, एक गिरा फिर दूसरा गिरा, दूसरा देखिए ये बैकवर्ड रोटेशन है, देखिए 1 2 3, ये बैकवर्ड रोटेशन की बात है। और मड स्लाइड वही है, सैचुरेटेड सॉइल फ्लो डाउन है, मड की तरह एक तरह से फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है। रॉक फॉल, ये रॉक गिर गई कोई भी जाके, रॉक फॉल है, ठीक है। इरोजन देखिए, इरोजन से पहले एक चीज़, एक कंसेप्ट है, एवलांची एंड लैंडस्लाइड अकर फ्रीक्वेंटली इन हिमालय एज कम्पेयर टू नीलगिरी। ये क्यों होता है, देखिए ये सबको पता होगा, हिमालय सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है और वो आज भी सबसे ज़्यादा मोर टेक्टोनिकली एक्टिव है, सबसे ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव है, तो उस वजह से उनमें टेक्टोनिक मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो ओबियस है कि एवलांची और लैंडस्लाइड होने के चांस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नीलगिरी, क्योंकि नीलगिरी टेक्टोनिकली इतने एक्टिव नहीं है या बहुत मिनिमम एक्टिव है, ये समझिए। तो दूसरी बात, ये सेडिमेंट्री रॉक से बने। अब सेडिमेंट्री रॉक से जो चीज़ बनी है तो अनकॉन्सोलिडेटेड और सेमी अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट होंगे। तो होगा क्या, जो सेडिमेंट्स हैं वो थोड़ी टेक्टोनिक मूवमेंट होगी अंदर से, और ये अनकॉन्सोलिडेटेड है तो ये जल्दी से नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो सबसे इसलिए यहाँ पर एवलांचे और लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नीलगिरी, ठीक है। अब इरोजन क्या होता है, ये तो वही इरोजन क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। मतलब यहाँ पे ये कोई रॉक था, यहाँ पे कटिंग हुई और होगी किसके थ्रू, बाय कंट्रोल बाय काइनेटिक एनर्जी रनिंग वाटर। अब यहाँ से वाटर आया, रिवर फ्लो कर रही है, कट किया, यहाँ का ट्रांसपोर्ट, यहाँ से मटेरियल इसने इरोड किया और यहाँ पे ले आई, यहाँ पे ले आई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये इरोजन है, ये कंट्रोल बाय काइनेटिक एनर्जी और ये इस तरह वर्क करता है। एक चीज़ और देखिए, ग्लेशियर हैव लार्ज मास सो दे हैव मोर इफेक्टिव एज एन एजेंट ऑफ इरोजन कंपेयर टू विंड। कभी कभी पूछ लेगा वो ऑप्शंस के अंदर स्टेटमेंट में, ग्लेशियर का लार्ज मास होता है तो जब ये फ्लो करता है तो अपने साथ ज़्यादा दूर तक मटेरियल और इरोजिंग कैपेसिटी, इसकी इरोजन कैपेसिटी ज़्यादा होती है और अपने साथ दूर तक इसको लेके जाता है, ठीक है। दूर तक मतलब इस मेरा मतलब है इस लार्ज मास को, हाँ विंड डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकती है इरोजन, मतलब पर ये इरोड ज़्यादा करेगा और इसको जहाँ तक ये इसकी जो मूवमेंट है वहाँ तक ज़्यादा मटेरियल को ज़्यादा दूर तक इरोडेड मटेरियल ले जाएगा, ठीक है। तो ये है इरोजन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।